स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11th क्लास की एनसीईआरटी जो कि राजनीतिक सिद्धांत के बारे में है। ठीक है, और हमने उसके 8 अध्याय 8 लेसन हमने उसके कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं नवा लेसन जो कि शांति के बारे में होगा। ठीक है, तो शांति के बारे में आज हम डिटेल से यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। और मित्रों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए शांति की अपन चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले हम इस लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या हम इसमें जो है चर्चा करने वाले हैं। हाँ देखो क्या कह रहा है युद्ध, आतंकवादी हमलों और गुटिया दंगों पर चीखती अखबारी रपटें हमें निरंतर याद दिलाती है कि हम अशांत समय में रहते हैं। वास्तविक शांति के दुसाध्य बने रहने की सूरत में यह शब्द अपने में काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। क्या मित्रों, ये कह रहा है कि हम आए दिन अखबारों में पढ़ते रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से और सूचना क्रांति के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि हमारा यानी कि हमें क्या पता चलता है कि हम जो है एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहाँ पे जो है वो समय नहीं है, यानी वो समय शांत नहीं है, जो देश हैं वो अशांत हैं। ठीक है, और जो हम बात करते हैं किसकी, जो पीस इंडेक्स यानी जो ग्लोबल पीस इंडेक्स हमारा जारी किया जाता है तो उसमें भी रैंकिंग हमारी अच्छी नहीं है। ठीक है, और भी अन्य देशों की रैंकिंग उसमें अच्छी नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो रहते हैं ना वर्तमान में वो समय अच्छा नहीं है। हम जो है एक अशांत समय में रह रहे हैं, वहाँ पे जो है दुख भरी कहानियाँ हमें देखने को मिलती है। यह राजनेताओं, पत्रकारों, उद्योगपतियों, शिक्षा शास्त्रियों और सेनाधिकारियों के होठों से झरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसका हवाला भी पाठ्य पुस्तकों, संविधानों, घोषणा पत्रों और समझौतों समेत अनेक तरह के दस्तावेजों में प्यार से संजोए गए आदर्श मूल्य के रूप में दिया जाता है। यानी मित्रों क्या कह रहे हैं, शांति को जो है आदर्श के साथ यहाँ पे कंपैरिजन उसका किया जा रहा है कि जो शांति है ना उसको एक आदर्श मूल्य है, एक शांति। ठीक है, और हम चाहे पुस्तकों की बात कर लें या संविधान की या कोई समझौता हो या घोषणा पत्र, तो उसके माध्यम से हम यही बात करते हैं कि कैसे हम जो है शांति बनाए रख सकते हैं। ठीक है, और देखो आगे क्या कहता है, हर किसी को शांति का आह्वान और अनुसरण की बात करते देखने से हमें लग सकता है कि इस अवधारणा को और स्पष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि ऐसा है नहीं, जैसा कि हम आगे देखेंगे। शांति के विचार के प्रति दिखने वाली सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की ही बात है। साल दर साल शांति का अर्थ और महत्व काफ़ी अंतर के साथ आंका गया है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जैसे जैसे समय अपना बढ़ रहा है वैसे वैसे हम इस बात पर जो है यानी इस बात पर हम सहमत भी होंगे कि जो शांति है ना, जो आदर्श मूल्य है शांति, वो काफ़ी महत्व है, उसका काफ़ी महत्व है और उसका जो अर्थ और उसका जो महत्ता है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो अवधारणा है ना शांति की, इसको ज़्यादा स्पष्ट करने की इसको ज़्यादा स्पष्ट करने की हमारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह पहले से ही स्पष्ट है। और देखो आगे क्या कहता है, शांति के समर्थकों को कई सवालों का सामना करना पड़ता है। वस्तुतः शांति का अर्थ क्या है और आज की दुनिया में यह इतनी कमज़ोर क्यों है। क्या कह रहा है मित्रों, शांति का जो समर्थन करते हैं ना लोग कि हाँ शांति रहनी चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि शांति का आखिर अर्थ क्या है और दुनिया जो है आज इतनी कमज़ोर क्यों है। शांति स्थापित करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तीसरी चीज़, क्या शांति स्थापित करने के लिए हम हिंसा का उपयोग करें। ठीक है, और हमारे समाज में हिंसा बढ़ने के प्रमुख कारण क्या है मित्रों। यहाँ कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि जो शांति अगर हमें स्थापित करनी है तो शांति स्थापित करने के लिए क्या हम हिंसा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है समाज में जो शांति नहीं है, ठीक है, तो उसका कारण क्या हिंसा है। हिंसा बढ़ने के कारण समाज में क्या अशांति फैल रही है। इस अध्याय में हम इन्हीं कुछ सवालों की विस्तार से जांच पड़ताल करेंगे। ठीक है, तो इस लेसन में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है आगे लेसन हमारा स्टार्ट होता है। पहले हम भूमिका की चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पे जो है भूमिका क्या बना रहे हैं लोग और क्या यहाँ भूमिका बताई जा रही है हमसे। देखिए क्या कह रहा है लोकतंत्र न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। मतलब फ्रेंड्स क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शांति का कंसेप्ट है ना, जो शांति का जो आदर्श है वो लोकतंत्र है, न्याय है, मानव अधिकार है ना, तो इसी इनकी तरह जो है ये भी एक जुमला है। ठीक है, लोकतंत्र न्याय और मानव अधिकारों की तरह शांति का जुमला भी एक तकिया कलाम बन गया है। और लेकिन हमें निश्चित ही याद रखना चाहिए कि शांति की वांछनीयता को लेकर यह ऊपरी आम सहमति अपेक्षाकृत हाल फिलहाल की घटना है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो शांति की जो
हम बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान में जो शांति है वो एक जुमला है, ठीक है, एक खिलौना बन करके रह गया है। तो ये एक हाल ही फिलहाल की घटना ही है। और आगे देखो क्या कह रहा है, अतीत के अनेक महत्वपूर्ण चिंतकों ने शांति के बारे में नकारात्मक ढंग से लिखा है। यानी मित्रों, जो महत्वपूर्ण चिंतक है जो पुराने समय के, वो जो है नकारात्मक, यानी इन्होंने जो नेगेटिविटी के साथ शांति का जो है यहाँ पे लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक था। नीत्शे ने शांति को महत्व नहीं दिया क्योंकि उसका मानना था सिर्फ संघर्ष ही सभ्यता की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। मित्रों, एक व्यक्ति है, जर्मन का दार्शनिक है, ठीक है, जर्मन फिलोसोफर है फ्रेडरिक नीत्शे, और वो जो है शांति को समर्थन नहीं करा, यानी उसके लिए शांति का कोई महत्व नहीं है, ठीक है, उसने शांति को महत्व नहीं दिया और वो क्या कर रहा है, वो संघर्ष करता है। यानी वो कह रहा है कि सिर्फ संघर्ष ही है जिसके माध्यम से हम जो है जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने लक्ष्यों को यानी हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह अन्य अनेक विचारकों ने शांति को बेकार बताया है और संघर्ष की प्रशंसा व्यक्तिगत बहादुरी और सामाजिक जीवंतता के वाहक के तौर पर कर रही है। यानी मित्रों क्या कर रहा है, कह रहे हैं ये जो फ्रेडरिक नीत्शे है ना, इन्हीं के तरह बहुत से ऐसे विचारक हैं जिन्होंने शांति को बेकार बताया है, यानी उन्होंने शांति को कोई महत्व नहीं दिया और संघर्ष की प्रशंसा उन्होंने की है, बार बार संघर्ष की वो प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत से विचारक हैं। इटली के समाज सिद्धांतकार विल्फ्रेड परेटो का दावा था कि अधिकतर समाजों में शासक वर्ग का निर्माण सक्षम और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार लोगों से होता है। उसने ऐसे लोगों का वर्णन शेर के रूप में किया है। क्या करा मित्रों, एक और यहाँ पे एक सिद्धांतकार की बात निकल के आती है कि विल्फ्रेड परेटो है और वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकतर जो समाज है उसमें शासक वर्ग जो होता है ना, यानी जो वर्ग समाज में शासन करता है, तो उसका निर्माण कैसे होता है, उसका निर्माण होता है अपने लक्ष्यों को पाने के लिए वो जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और फिर हम जो उसको क्या कहते हैं, अब जो उसको एक शेर की भूमिका में देखते हैं और शेर की हम उसको उपाधि देते हैं। और देखो आगे क्या कह रहा है, इसका मतलब ये जताना नहीं है कि शांति के सिद्धांत का कोई पक्षधर नहीं है, इसे तकरीबन सभी धार्मिक उपदेशों में केंद्रीय स्थान प्राप्त है। और आगे कहता है कि ऐसा नहीं है कि हमने जो है शांति को कभी समर्थन नहीं दिया और शांति की कोई महत्ता नहीं है, शांति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये जो है, यानी शांति जो है सभी धार्मिक उपदेश, यानी जितने भी धर्म हैं, जितने भी धर्मों में हम जो उपदेश देते हैं हम उसमें शांति की बात अवश्य करते हैं, ठीक है। और आधुनिक काल भी लौकिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में शांति के प्रबल पैरोकार का साक्षी रहा। यानी मित्रों कह रहा है कि जो आधुनिक समय जो है वो भी जो है शांति की यहाँ पे तरफदारी करता है और महात्मा गांधी का इनमें प्रमुख स्थान है। हालांकि शांति के प्रति समकालीन आग्रह के निशान 20वीं सदी के अत्याचारों में देखे जा सकते हैं। इन अत्याचारों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई। इसमें से कुछ घटनाओं के बारे में इतिहास की पुस्तक में आपने पढ़ा होगा, जैसे फांसीवाद, नाजीवाद का उदय और विश्व युद्ध। मित्रों ये कह रहे हैं कि आधुनिक काल में शांति का हम जो है समर्थन करते हैं और गांधी जी की यहाँ पे भूमिका बता रहे हैं कि गांधी जो है शांति का उन्होंने कितना समर्थन किया, ठीक है। और आगे कहता है कि अगर अपन बात करें कि शांति पर कितने अत्याचार हुए, यानी जितने भी अत्याचारों की हम बात करते हैं तो उन अत्याचारों में कह रहा है कि लाखों लोगों की जो है अत्याचारों के कारण मौत हुई है, चाहे हम फांसीवाद की बात कर लें या नाजीवाद की, या प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध। और अपने आस पड़ोस में भारत, पाकिस्तान और आज के बांग्लादेश के रूप में देश विभाजन की त्रासदी का अनुभव हमने किया है। यानी मित्रों कह रहा है कि एक शांति न होने के कारण कितने युद्ध होते हैं, ठीक है, बार बार युद्ध होते हैं और युद्ध होने के कारण जो देश बट जाते हैं, देश का विभाजन हो जाता है, दो देश बन जाते हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान बने। और भारत जब 1973 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से युद्ध हुआ तो फिर बांग्लादेश एक नया राष्ट्र उभर करके आया, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि एक शांति तो अवश्य होनी चाहिए किसी भी देश में, क्योंकि शांति के बिना जो है फिर कुछ नहीं है। और उपयुक्त विपदाओं में अभूतपूर्व पैमाने पर तबाही फैलाने में उन्नत तकनीक का प्रयोग भी शामिल रहा। कह रहा है कि ये जो तबाही हम फैलाते हैं ना युद्धों के माध्यम से, इसने जो है सूचना क्रांति ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। यानी सूचना क्रांति हो, चाहे आज की कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम बड़ी बड़ी मिसाइलें, बड़ी बड़ी जो है आविष्कार हम कर लेते हैं, उसका जो हम दुरुपयोग करते हैं। और इस प्रकार दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने लंदन पर घनघोर बमबारी की और प्रतिक्रिया में अंग्रेजों ने 1000 बम वर्षकों को जर्मनी के नगरों पर हमला करने भेजा। युद्ध का अंत अमेरिका द्वारा जापानी नगरों हिरोशिमा और नागासाकी पर अणुबम यानी परमाणु बम गिराने से हुआ। इन दो हमलों में कम से कम 1,20,000 लोग मारे गए और उनमें से भी कई अधिक लोग आणविक विकिरण के प्रभाव से मरे। करीब 95% मृतक आम नागरिक थे। मित्रों कह रहा है कि एक शांति नहीं होने के कारण और एक युद्ध होने के कारण कितने बेगुनाह लोगों की जान जाती है। कि जब युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है, और जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध में कैसे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो है परमाणु बम गिराए गए,
ठीक है। और 1,20,000 लोग तो वहीं तुरंत मार दिए गए। लेकिन मित्रों, जो रेडिएशन का प्रभाव पड़ा ना, यानी जो विकिरण उन परमाणु बमों से जो विकिरण फैली, उस विकिरण के माध्यम से कितने लोग मारे गए, तो वो तो कह रहे हैं कि 95% जो आम लोग, आम नागरिक थे, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, उनका कोई कसूर नहीं था। ठीक है। तो एक शांति नहीं थी उस समय में, और अशांति के कारण देखो कितनी लोगों की जानें गई। ठीक है। और देखो आगे क्या कर रहा है, युद्ध के बाद के दशकों में दुनिया में अपनी सर्वोच्चता कायम करने के लिए दो महाशक्तियों, पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच प्रचंड प्रतिस्पर्धा का दौर चला। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि महाशक्ति बनना चाहता है लोग, यानी देश जो है क्या चाहते हैं, एक सुपर पावर बनना चाहते हैं। और उन्होंने जो सुपर पावर बनने के कारण जो है पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ, इन दोनों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा दौर भी चला, जब कोल्ड वार की हम बात करते हैं। और चूंकि परमाणविक हथियार शक्ति के नए प्रतीक बन गए, इसलिए दोनों ने उनका बड़े पैमाने पर निर्माण और संचय शुरू किया। ठीक है। परमाणु शक्ति की होड़ में अब जो है देश आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती हुई इस सैनिक प्रतिद्वंद्विता में 1962 का क्यूबियाई मिसाइल संकट एक उल्लेखनीय अशुभ प्रसंग है। यानी क्यूबा में मिसाइल संकट की बात कर रहे हैं कि जो है फिर यहाँ पे अशांति का उदाहरण दे रहे हैं। इसका आरंभ तब हुआ जब अमेरिकी जासूसी विमानों ने अपने पड़ोसी देश क्यूबा में सोवियत संघ के आणविक मिसाइल खोज निकाले। प्रतिक्रिया में अमेरिका ने क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी और सोवियत रूस को धमकी दी कि यदि ये मिसाइल नहीं हटाए गए तो वह उसके खिलाफ सैनिक कार्रवाई करेगा। आमने सामने का यह टकराव तभी समाप्त हुआ जब सोवियत संघ ने अपने मिसाइल हटा लिए। 2 सप्ताह तक चले इस संकट ने मानवता को संपूर्ण तबाही के कगार पर खड़ा कर दिया। मित्रों, क्या करें, बार बार यहाँ पे युद्धों की बात आ रही है कि एक युद्धों के माध्यम से कैसे एक अशांति फैल रही है। ठीक है। समाज में शांति नहीं है, लोग जो है बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। ठीक है। उनका कुछ कसूर नहीं है, और जो है देश जो है वो सुपर पावर बनने की ओर में लगे हुए हैं। ठीक है। तो यह फिर बात करें कि युद्धों की बात आ रही है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक जो है क्यूबा में मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ। ठीक है। तो क्या करें, अमेरिका ने जो है क्यूबा की समुद्री सीमाओं की नाकेबंदी कर दी, और ठीक है, और उसने सोवियत रूस को भी धमकी दी कि वो मिसाइल वहाँ से हटाए। तो फिर आगे जाकर के उसने जो है फिर मिसाइलें वहाँ से सोवियत संघ ने हटाई, तब जाकर के जो है एक शांति का माहौल थोड़ा पैदा हुआ। अगर लोग आज शांति का गुणगान करते हैं तो मैं इसलिए नहीं कि वे इसे अच्छा विचार मानते हैं। शांति की अनुपस्थिति की भारी कीमत चुकाने के बाद मानवता ने इसका महत्व पहचाना है। त्रासद संघर्षों के प्रेत हमें लगातार कचोटते रहते हैं। आज जीवन अतीत के किसी भी समय से कई अधिक असुरक्षित है, क्योंकि हर जगह के लोग आतंकवाद के बढ़ते खतरों का सामना कर रहे हैं। शांति लगातार बहुमूल्य इसलिए भी बनी हुई है कि इस पर खतरे का साया हमेशा मौजूद है। क्या करा है फ्रेंड्स, ये करा है कि जो शांति है ना, अगर हम आज वर्तमान में जो शांति की बात करते हैं ना, कि हाँ किसी भी देश में या परिवार में ही क्यों ना हो, अपने देश समाज, तो वहाँ शांति होनी चाहिए। हम क्यों बात करते हैं, क्यों रहना चाहिए शांति, क्योंकि हमें पता है कि शांति न होने से कितने दुख सहने पड़ते हैं, कैसे लोगों की जाने जाती है, वाद विवाद होते रहते हैं। ठीक है। बड़े बड़े युद्ध होते हैं। तो ये जो है हमने, यानी हमारा अतीत रहा है, हमने इनको अनुभव किया है। ठीक है। तो अनुभव के माध्यम से मैं ये कह रहे कि भैया जो है शांति किसी भी देश में होनी चाहिए, क्योंकि जो शांति नहीं होती ना तो उसकी जो है कितनी भारी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। आपको भी इस बात का अंदाज़ा होगा। और हमारे जो इतिहास रहे हैं, ठीक है, तो इतिहास को भी हम जो यहाँ से जोड़ सकते हैं। और देखो अब यहाँ पे बात की जाएगी, पहले हम बॉक्स की चर्चा कर लेंगे। क्या कह रहा है, देखो एडिथा मोरिस के उपन्यास हिरोशिमा के फूल को पढ़िए। इसमें गौर कीजिए कि परमाणु बम का इस्तेमाल किस तरह से लंबे समय तक विभीषक पैदा करता है। मित्रों, वही बात यहाँ पे करें कि जो सन 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराई गई थी ना, तो उसी की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक एडिथा मोरिस है, उसने एक नॉवेल लिखा, उपन्यास लिखा हिरोशिमा के फूल, और कह रहा है कि आप उसको पढ़ो और उसमें यह आप जांचने की कोशिश करो कि जो है जो परमाणु बम वहाँ पे गिराए थे तो उसने जो है कितना बड़ा वहाँ पे जो है, यानी कितना बड़ा वहाँ पे गलत प्रभाव डाला लोगों के ऊपर। तो अब देखो मित्रों, हम शांति के अर्थ की बात करने जा रहे हैं, यानी आखिर शांति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है। तो देखो क्या कह रहा है शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में भी की जाती है। कह रहा है शांति की परिभाषा अक्सर युद्ध की अनुपस्थिति के रूप में की जाती है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि ऐसा कह रहा है ये कि अगर मान लीजिए कहीं युद्ध नहीं हुआ ना, यानी अगर युद्ध नहीं है तो इसका मतलब वहाँ पे शांति होगी। यह परिभाषा सरल तो है पर भ्रामक भी है। सामान्य रूप से हम युद्ध को देशों के बीच हथियारबंद संघर्ष समझते हैं। हालांकि रवांडा या बोस्निया में जो हुआ वह इस तरह का युद्ध नहीं था, लेकिन यह एक प्रकार से शांति का उल्लंघन या स्थगन तो था ही। हालांकि प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले यह जरूरी नहीं। क्या करा मित्रों, युद्ध से यानी युद्ध के माध्यम से यहाँ पे शांति की परिभाषा दी जा रही है कि जिस देश में युद्ध नहीं है ना तो इसका मतलब वहाँ पे जो है शांति है। लेकिन कह रहा है ये परिभाषा सरल है, लेकिन ये जो है हमें भ्रामक भी
यानी हमारे समक्ष कुछ भ्रांतियाँ भी पैदा करती है। कह रहा है कि अगर शांति का उल्लंघन, या ये कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रत्येक युद्ध जो होता है ना वो शांति के अभाव की ओर जाता है। यानी प्रत्येक युद्ध शांति के अभाव की ओर जाता है, लेकिन शांति का हर अभाव युद्ध का रूप ले ये जरूरी नहीं। यानी क्या कह रहा है कि शांति का, यानी मान लो किसी देश में शांति है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर शांति का हर अभाव होगा ना तो वो युद्ध का रूप ले या जरूरी नहीं। यानी अगर शांति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ युद्ध नहीं होगा, यानी वहाँ युद्ध भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं भी हो। और शांति की परिभाषा करने में दूसरा कदम होगा इसे युद्ध, दंगा, नरसंहार, कत्ल या सामान्य शारीरिक प्रहार समेत सभी प्रकार के हिंसक संघर्षों के भाव के रूप में देखना। यानी मित्रों फिर कह रहा है कि शांति का मतलब हम क्या समझें। आप शांति का मतलब ऐसे समझो कि वहाँ दंगे नहीं है, ठीक है, वहाँ नरसंहार नहीं हो रहा, वहाँ जो है तानाशाही नहीं हो रही, वहाँ जो है कत्लेआम नहीं मचाया जा रहा, ठीक है। तो आप इसके, यानी इसके माध्यम से भी आप जो है इसको शांति को समझ सकते हो। और देखो आगे क्या कहता है, कहता है ये परिभाषा स्पष्ट ही पहले से बेहतर है, लेकिन यह भी हमें बहुत दूर नहीं ले जा पाती। हिंसा प्राय समाज की मूल संरचना में ही रची बसी है। यानी हिंसा जो है वो समाज में रची बसी है, लोग हिंसा करते ही हैं, ठीक है। और ऐसी सामाजिक संस्थाएं, क्या करा मित्रों, पहले हम इसकी चर्चा कर लें, आगे हम फिर बढ़ेंगे। जरूर किसी पिछड़े हुए देश का है, उसने रोजगार, शिक्षा, मकान की बातें की और अणु बम के बारे में एक शब्द भी नहीं। क्या करा है मित्रों, ये कह रहा है, इन नेता लोगों के बारे में मित्रों बात की जा रही है कि जो ये नेता लोग हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये जो नेता लोग हैं ना ये कहीं ना कहीं पिछले देश से हैं, तभी तो ये रोजगार की बात कर रहे हैं, मूलभूत शिक्षा सुविधाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने जो परमाणु बम हुआ, यानी परमाणु बम का जो हमला हुआ, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोला, ठीक है। और देखो ऐसी सामाजिक संस्थाएं, यानी जो हम बात कर रहे थे कि हिंसा जो है समाज में रची बसी है, तो कह रहा है ऐसी सामाजिक संस्थाएं, प्रथाएं जो शांति, वर्ग या लिंग के आधार पर असमानता की खाइयों को और गिरा करती है। यानी मित्रों ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है क्या, कि जो हम बात करते हैं ना कि जो ऐसी सामाजिक संस्थाएं होगी, यानी हम बात कर रहे थे कि समाज में रची बसी है क्या, जो हमारी हिंसा है वो समाज में रची बसी है, लोग हिंसा करते हैं। तो यही कह रहा है कि जो हिंसा होती है ना, तो वो जाति हो या वर्ग हो या लिंग हो, तो इसके आधार पर जो हम असमानताएं भी करते हैं, तो वो भी जो है एक असमानताओं की ओर में ले जाता है। यानी हम वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं, इसके माध्यम से फिर क्या होता है, समाज में लड़ाई दंगे होते हैं। असमानताएं होगी तो फिर समाज में लड़ाई दंगे होंगे, और फिर जो है वो असमानता की ओर भी समाज, यानी जो होगा वो पतन की ओर जाएगा, उसमें अशांति होगी, युद्ध होंगे। और किसी भी स्थिति, किसी की क्षति जो सूक्ष्म और अप्रकट तरीके से भी कर सकती है, जाति, वर्ग या लिंग पर आधारित। इस तरीकरण को अगर शोषित वर्गों की ओर से कोई भी चुनौती मिलती है तो इससे भी संघर्ष और हिंसा पैदा हो सकती है। क्या करा मित्रों कि जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर अगर किसी का हम शोषण करते हैं ना, तो फिर इससे जो फिर संघर्ष और हिंसा होती है। वही बात मैं पहले कह रहा था आपको कि असमानता समाज में पैदा होती है, तो युद्ध और दंगे होते हैं। इस तरह की संरचनात्मक हिंसा के बड़े पैमाने पर दुष्परिणाम हो सकते हैं। हम वैसी हिंसा से उत्पन्न कुछ ठोस उदाहरणों की ओर देखें, जैसे जाति भेद, वर्ग भेद, पितृसत्ता, उपनिवेशवाद, नस्लवाद, सांप्रदायिकता। यानी मित्रों हिंसाओं की अब बात कर रहे हैं कि ये जो है कुछ हिंसाओं के उदाहरण हैं। जाति के आधार पर जो है भेद होता है, यानी जातिवाद जब होता है तो फिर जो है वहाँ लड़ाई दंगे हो रहे हैं। सांप्रदायिकता का मुद्दा भी हम देखते हैं, ठीक है। नस्लवाद की हमने चर्चा की, दक्षिण अफ्रीका में भी हमने चर्चा की। और पितृसत्तात्मकता की यह बात की जाती है कि जो समाज में जो निर्णय लिए जाते हैं, परिवार में निर्णय लिए जाते हैं, वो एक पुरुष के लिए द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। महिला को वहाँ जो है हेय दृष्टि से देखा जाता है, उसको जो है बराबरी का दर्जा वहाँ नहीं दिया जाता। तो इन सभी के कारणों के माध्यम से जो है शांति फिर नहीं रहती समाज में, देश में, परिवार में। आप फ्रेंड्स देखो आगे क्या कर रहा है, संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप, यानी जो हिंसा हम करते हैं उसके विभिन्न रूपों की यहाँ चर्चा की जाएगी। क्या कर रहा है, परंपरागत जाति व्यवस्था कुछ खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव करती थी। मित्रों मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, और कई बार मैं अनुच्छेद 17 की बात कर चुका हूँ कि जो हमने, यानी छुआछूत की हम बात करते हैं कि हमारे पुराने समय में, यानी हम जो अतीत की बात करते हैं उस समय क्या होता था। आज तो फिर भी मित्रों इतना नहीं है, यानी 99.9% तो हमने समाप्त कर ही दिया छुआछूत को। 0.1% कहीं कहीं हमें देखने को मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हमने अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता यानी छुआछूत का हमने अंत किया, ठीक है। और हम इसके लिए कानून भी लेकर के आए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो है, जो पुराने समय में हम जो है छुआछूत करते थे, यानी जो अस्पृश्य लोग होते थे, ठीक है, जो हम जिन जातियों को छुआछूत जातियाँ मानते थे, यानी उनको हम जो है नीची जाति मानते थे, उसके साथ जो हमने जो बर्ताव करते थे, उसी की बात कर रहे हैं कि हमने जो है खास समूह के लोगों को अस्पृश्य मानकर बर्ताव जो हम करते थे, आज़ाद भारत के संविधान द्वारा गैर कानूनी करार दिए गए छुआछूत के प्रचलन ने उन्हें सामाजिक बहिष्कार और अत्यधिक वंचना का शिकार बना रखा था। कह रहे हैं कि जो हम छुआछूत करते थे उसके माध्यम से लोगों के साथ जो है
वो एक समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे, समाज के द्वारा उनको बहिष्कार कर दिया जाता था। और मैंने कई बार जो है यानी एक लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो नीची जाति के जो लोग होते थे उनको जो है ऊंची जाति के जो जो बस्तियाँ होती थी, ठीक है, तो उसमें काम करने के लिए उनको नहीं भेजा जाता था, अलग से उनको पास लेना पड़ता था। और मित्रों, प्राचीन भारत के इतिहास की अपन बात करें तो वहाँ पे जो चांडालों की बात आती है कि जो चांडाल जो थे वो चांडाल क्या करते थे, अगर मान लीजिए वो चांडाल नगर में प्रवेश करते थे ना मित्रों, तो उनको जो है एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के फेंक करके बताना पड़ता था कि हाँ हम आ रहे हैं। यानी इसका मतलब कितना वहाँ पे जो है लोगों के साथ भेदभाव होता था, ठीक है, एक जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और देखो भयावह रीति रिवाजों के इन जख्मों से उबरने के लिए देश अभी तक संघर्ष कर रहा है। हालांकि वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था अधिक लचीली दिखती है, लेकिन इसने भी काफ़ी असमानता और उत्पीड़न को जन्म दिया। विकासशील देशों की अधिकांश कामकाजी आबादी असंगठित क्षेत्रों से संबद्ध है, जिसमें मेहनताना और काम की दशा बहुत खराब है। विकसित देशों में भी निम्न वर्गीय लोगों की अच्छी खासी आबादी मौजूद है। क्या करा मित्रों, वही कह रहा है कि जो भयावह रीति रिवाज है, यानी जो गलत रीति रिवाज, दहेज प्रथा हो या फिर जो है हम सती प्रथाओं की बात कर लें, यानी जो रीति रिवाज है उनको खत्म करने के लिए लोग जो है आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और हमने संघर्ष के माध्यम से इन प्रथाओं को समाप्त भी किया, ठीक है। और कह रहा है विकासशील देशों की अधिकांश जो आबादी है वो अधिक जो असंगठित क्षेत्र है ना, यानी जो संगठित क्षेत्र नहीं है, जो गवर्नमेंट एरियाज नहीं है, ठीक है, जैसे असंगठित क्षेत्र हो गया, जैसे कृषि का क्षेत्र हो गया, यानी जो दिहाड़ी मजदूर हो गए, ये जो असंगठित क्षेत्र है ना, जो फैक्ट्रियाँ होती है उसमें जो काम करते हैं, ठीक है, तो अधिकांश आबादी जो इस असंगठित क्षेत्र में काम कर रही है, जहाँ पे जो उनको वेतन भी ठीक से नहीं मिलता, ठीक है, काम की दशाएं अच्छी नहीं है और छुट्टियाँ उनको नहीं मिलती, और मित्रों लंबे समय तक यानी 8 घंटे से ज़्यादा भी उनको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है लोगों के साथ जो है अन्याय हो रहा है। और पितृसत्ता के आधार पर, यानी पितृसत्ता के आधार पर जिन सामाजिक संगठनों का निर्माण होता है उनकी परिणति स्त्रियों को व्यवस्थित रूप से अधीन बनाने और उनके साथ भेदभाव करने की होती है। मित्रों, जो मैंने पहले आपको बताया था कि पितृसत्ता से हम क्या समझते हैं कि परिवार में या समाज में, ठीक है, निर्णय अगर लिया जा रहा है तो पुरुष के माध्यम से लिया जा रहा है, ठीक है, पुरुष ही वहाँ मुखिया है, तो वहाँ पे जो स्त्री को जो अधीन, वो क्या कर रहे हैं, स्त्री को अपने अधीन मान रहे हैं वो, ठीक है, और भेदभाव कर रहे हैं। इसकी अभिव्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या, लड़कियों को अपर्याप्त पोषण और शिक्षा न देना, बाल विवाह, दहेज, पत्नी को पीटना, दहेज से संबंधित अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, बलात्कार और घर की इज्जत के नाम पर हत्या होती है। भारत में लिंग निम्न लिंग अनुपात पितृसत्तात्मक विध्वंस का मर्म स्पर्शी सूचक है। क्या करा मित्रों, यही बात स्त्रियों की यहाँ पे बात की जा रही है, कुल मिलाकर के लैंगिक असमानता की, यहाँ लैंगिक असमानता की बात की जा रही है कि हमें स्त्रियों के साथ किस प्रकार से भेदभाव करते हैं, और हमने कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं, लड़कियों को हम जो अच्छा भोजन नहीं देते, हम उनको शिक्षा पूरी उपलब्ध नहीं कराते, 8वीं या 10वीं हमने पास करा दी और ठीक है हम उनकी शादी कर देते हैं, और हम जो है अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं, ठीक है, बाल विवाह हमने कर दिया, पत्नी को हम घर में पीट रहे हैं। इसके अलावा दहेज से संबंधित अपराध है, यानी जो दहेज है उसके कारण हम जो उसके साथ अपराध कर रहे हैं, कार्यस्थल पर भी उनके साथ जो उत्पीड़न होता है, घर की इज्जत के नाम पर उनमें हत्या होती है, ठीक है। तो ये सभी जो कारण हैं वो हम जो है लैंगिक असमानता महिलाओं के साथ कर रहे हैं, उनको जो है बराबरी का दर्जा हम नहीं दे रहे हैं। और आगे ये कहता है कि जो हमारे देश में कम लिंग अनुपात है ना, वो भी इसका सूचक है कि हमारे देश में पितृसत्तात्मकता अभी भी बनी हुई है, यानी जो पैट्रियार्की की हम बात करते हैं तो वो हमारे समाज में, भारत देश में अभी भी बनी हुई है। अब ऐसा होना लगभग असंभव है कि उपनिवेशवाद विदेशी शासन के रूप में लोगों पर प्रत्यक्ष और लंबे समय के लिए गुलामी थोप दे। क्या करा मित्रों, अब ऐसा नहीं होगा कि वापस से उपनिवेशवाद भारत में आ जाए और वो गुलामी करने लगे, लेकिन फिर अब तो जो है हमारे को स्त्री को बराबर का दर्जा दे देना चाहिए। अब कौन सा हमारे देश में अंग्रेज शासन करने आ रहे हैं या कोई और जो साम्राज्य हमारे देश में बनेगा। पर इजरायली प्रभुत्व के खिलाफ चालू फिलिस्तीनी संघर्ष दिखाता है कि उसका अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। यानी मित्रों, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य जो विवाद उत्पन्न होता रहता है, तो उसका हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके माध्यम से शायद ये लगता है कि ये जो साम्राज्यवाद है ना वो अभी भी है, ठीक है, उपनिवेशवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा यूरोपीय उपनिवेशवादी देशों के पूर्ववर्ती उपनिवेशों को भी अभी भी बहुआयामी शोषण के उन्हें प्रभावों से पूरी तरह उबरना शेष है, जिसे उन्होंने औपनिवेशिक काल में झेला। भाई मित्रों, बात यही कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद जो है ना वो वर्तमान में भी बना हुआ है। कई एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमें ऐसा लगता है, चाहे हम इजराइल और फिलिस्तीन का एग्जाम्पल लें या यूरोपीय उपनिवेशवाद का। और देखो मित्रों, आगे क्या कह रहा है कि रंगभेद और सांप्रदायिकता में एक समूचे नस्लगत समूह या समुदाय पर लांछन लगाना और उनका दमन करना शामिल होता है। क्या करा भाई, रंगभेद की बात आती है, नस्लवाद की बात आ रही है, सांप्रदायिकता की बात आ रही है। क्या कि इस सांप्रदायिकता हो या रंगभेद हो या नस्लवाद हो, इसमें क्या होता है कि एक जो शोषक वर्ग होता है ना, वो शोषित वर्ग का जो है शोषण करता है। यानी एक ऐसा उच्च वर्ग है जो वहाँ निम्न वर्ग का शोषण करता है, यानी गोरा वर्ग काले वर्ग का शोषण करता है,
और सांप्रदायिकता की अगर अपन चर्चा करें तो एक धर्म को हम अच्छा मानते हैं, दूसरे को हम सही नहीं मान रहे, एक धर्म को हम बढ़ा रहे हैं। हालांकि मानवता को विभिन्न नस्लों के आधार पर विभाजित कर सकने की अवधारणा वैज्ञानिक रूप से अप्रमाणिक है, लेकिन कई बार इसका उपयोग मानव विरोधी कुकृत्यों को जायज ठहराने में किया ही जाता रहा है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि मानवता है ना, जो मानवता है उसको विभिन्न नस्लों के आधार पर जो है विभाजित हम कर देते हैं। यानी हमने रंग के आधार पर उसको विभाजित कर दिया, काले और गोरों में हमने जो भेद बता दिया, लेकिन ये सही नहीं है, ये अप्रामाणिक है। और इसके माध्यम से फिर क्या होता है कि जो है कुकृत्य होते हैं और हम जो है उनको जायज़ भी ठहरा देते कई बार। 1865 तक अमेरिका में अश्वेत लोगों को गुलाम बनाने की प्रथा, हिटलर के समय जर्मनी में यहूदियों का कत्लेआम और दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार की 1992 तक अपनी बहुअसंख्यक अश्वेत आबादी के साथ दोयम दर्जे के नागरिकों जैसा व्यवहार करने वाली रंग भेद की नीति इसके उदाहरण है। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि चाहे हम बात कर लें रंग भेद की नीति का दक्षिण अफ्रीका में, या फिर हम चर्चा करें कि अमेरिका में जो गोरी सरकार थी तो उसने जो है कैसे लोगों के साथ भेदभाव किया, तो यहाँ नस्लवाद की जो है चर्चा की जा रही है। और पश्चिमी देशों में नस्ली भेदभाव गोपनीय तौर पर अभी भी जारी है। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जो नस्लवाद है ना, जो काले और गोरों के बीच हम भेद करते हैं, जैसा गांधी जी के साथ हुआ, तो वो आज भी जारी है और गोपनीय रूप से जारी है पश्चिमी देशों में। अब इसका प्रयोग प्राय एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों के आप्रवासियों के खिलाफ होता है। सांप्रदायिकता को नस्लवाद का दक्षिण एशियाई प्रतिरूप माना जा सकता है, जहाँ शिकार अल्पसंख्यक धार्मिक समूह होते हैं। मित्रों वो अब बात कर रहे हैं सांप्रदायिकता की। इस सांप्रदायिकता का मतलब क्या कि जो अल्पसंख्यक है, ठीक है, जो किसी विशेष धर्म से हैं और उनकी संख्या कम है, तो उनके साथ जो है बहुसंख्यकों द्वारा भेदभाव होता है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे होते हैं फिर, और वो फिर जो है अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते हैं। हिंसा का शिकार व्यक्ति जिन मनोवैज्ञानिक और भौतिक नुकसानों से गुजरता है वे उसके भीतर शिकायतों को पैदा करती है। ये शिकायतें पीढ़ियों तक कायम रहती है। ऐसे समूह कभी कभी किसी घटना या टिप्पणी से भी उत्तेजित होकर संघर्षों के ताज़ा दौर की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो व्यक्ति हिंसा का शिकार होता है ना, यानी जिसके ऊपर आपने हिंसा की है, आपने उसके साथ जो भेदभाव किया, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जो है फिर साइकोलॉजिकल और जो अन्य भी इफेक्ट होते हैं वो उस पर पड़ते हैं, और उसके भीतर जो शिकायतें बनती है, फिर वो जो है वो शिकायतें जो पीढ़ियों तक बनी रहती है कि हाँ इस देश में तो हमारे साथ ऐसा होता है। और जो एक पूर्व धारणा बन जाती है ना लोगों के प्रति, लोगों के दिमाग में, तो वो जो पूर्व धारणा फिर पीढ़ियों तक बनी रहती है। और दक्षिण एशिया के विभिन्न समुदायों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से मन में रखी पुरानी शिकायतों के उदाहरण हमारे पास हैं, जैसे 1947 में भारत के विभाजन के दौरान भड़की हिंसा से उपजी शिकायतें। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि दक्षिण एशिया के जो जितने भी समुदाय हैं, ठीक है, तो उन समुदायों में एक दूसरे के खिलाफ जो है पूर्व धारणाएं और पूर्व शिकायतें बनी हुई है। जिस प्रकार से 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तो उसमें कितने सांप्रदायिक दंगे हुए थे, ठीक है, और न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति अप्रकट शिकायतों और संघर्ष के कारणों को साफ साफ व्यक्त करने और बातचीत द्वारा हल करने के जरिए ही प्राप्त की जा सकती है। ये कह रहा है कि अगर हमें शांति स्थापित करनी है ना मित्रों, किसी भी देश में या परिवार में या समाज में, तो एक बातचीत के माध्यम से हम इसको स्थापित कर सकते हैं। यानी युद्धों से, संघर्षों से, आंदोलनों से ऐसा कुछ नहीं होगा, शांति वहाँ स्थापित नहीं होगी। एक मीडिएशन की बात आती है, जो है बातचीत के माध्यम से, समझौते के माध्यम से हमें जो है शांति स्थापित कर सकते हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्याओं का हल करने के वर्तमान प्रयासों में हर तबके के लोगों के बीच अधिक संपर्क को प्रोत्साहित करना शामिल है। मित्रों फिर बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमेशा टकराव बना रहता है, ठीक है, तो उसको जो है कैसे हम समाधान उसका सुझा सकते हैं, कैसे हम शांति स्थापित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो लोग हैं ना, उन लोगों के बीच जो है अधिक संपर्क बनेगा, तो अधिक संपर्क से वो मिलजुल के अगर रहेंगे तो इससे शांति स्थापित होगी। और हिंसा की समाप्ति की मित्रों अब हम चर्चा करने वाले हैं कि हिंसा जो होती है उसको हम कैसे समाप्त कर सकते हैं। देखो सुनो, तो क्या कह रहा है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी मित्रों यहाँ पे बात की जा रही है यूनिसेफ की, ठीक है। और मित्रों देखो यहाँ पे यूनिसेफ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा यूनेस्को। क्या आएगा, यहाँ पे आएगा यूनेस्को, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अगर अपन चर्चा करें, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब तो यूनेस्को होता है, ठीक है। तो कह रहा है ये जो यूनेस्को है ना, तो यूनेस्को को संविधान ने उचित ही टिप्पणी की कि क्योंकि युद्ध का आरंभ लोगों के दिमाग में होता है। क्या करा है मित्रों, यूनेस्को यहाँ बता रहे हैं हमने क्या कि जो युद्ध होता है ना मित्रों, वो युद्ध दिमाग में बन जाता है पहले। और मित्रों हम भी चर्चा कई बार करते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार के हम काम करते हैं ना, तो पहले हम उसको दिमाग में कर लेते हैं,
तभी तो वो जो है ज़मीनी तौर पर उभर करके आता है, यानी तभी तो उसको जो है हम फिर प्रयोग करते हैं उसका। इसलिए शांति के बचाव भी लोगों के दिमाग में ही रचे जानी चाहिए। यानी युद्ध अगर अपन मन में कर लेते हैं तो शांति भी हमें मन में ही कर लेनी चाहिए। इस तरह के प्रयास के लिए करुणा जैसे अनेक पुरातन आध्यात्मिक सिद्धांत और ध्यान जैसे अभ्यास बिल्कुल उपयुक्त है। आधुनिक निरोगकारी तकनीक और मनोविश्लेषण जैसी चिकित्सा पद्धतियाँ भी ये काम कर सकती है। क्या करा है, ये करा है अगर हमें किसी देश में शांति स्थापित करनी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अध्यात्म है, यानी जो आध्यात्मिक मार्ग है, चाहे हम योग की बात करें या प्राणायाम की बात करें, ठीक है, तो या मनोवैज्ञानिक जो जितनी भी चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उसका हम उपयोग करके शांति स्थापित कर सकते हैं। हमने गौर किया कि हिंसा का आरंभ महज किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं होता, इसकी जड़ें कतिपय सामाजिक संरचनाओं में भी होती है। कह रहा है कि हिंसा जो होती है ना वो दिमाग में भी नहीं होती, दिमाग में तो होती है, दिमाग में होने के अलावा वो सामाजिक संरचनाओं में होती है। न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की संरचना संरचनात्मक हिंसा को निर्मूल करने के लिए अनिवार्य है। शांति जिसे संतुष्ट लोगों के समरस सह अस्तित्व के रूप में समझा जाता है, ऐसे ही समाज की उपज हो सकती है। शांति एक बार में हमेशा के लिए हासिल नहीं की जा सकती। शांति कोई अंतिम स्थिति नहीं बल्कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापकतम अर्थों में मानव कल्याण की स्थापना के लिए जरूरी नैतिक और भौतिक संसाधनों के सक्रिय क्रियाकलाप शामिल होते हैं। मित्रों, यहाँ शांति के बारे में कह रहे हैं क्या कि शांति जो है वो संतुष्ट लोगों के लिए एक सही अस्तित्व के रूप में समझी जाती है। यानी जो संतुष्ट लोग हैं ना, जो सही लोग हैं, उसके लिए ये शांति जरूरी है। और कह रहा है कि शांति जो है ना मित्रों, ऐसी चीज़ नहीं है कि एक बार में हमने हासिल कर ली तो हाँ अब हमेशा शांति बन जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें इसके साथ जीना पड़ेगा, हमें शांति को बनाए रखना पड़ेगा। ये एक लंबी प्रोसेस है, ठीक है, मानव कल्याण की स्थापना करती है ये। और अगर अपन चर्चा करें तो नैतिक और भौतिक संसाधनों के लिए भी इसमें क्रियाकलाप शामिल होते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, क्या हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है? यानी अगर हिंसा हम कर रहे हैं तो हिंसा से क्या शांति भी बन सकती है? यानी शांति की स्थापना हम हिंसा से कर सकते हैं क्या? देखो क्या कह रहा है, अक्सर यह दावा किया जाता है कि हिंसा की बुराई है, लेकिन कभी कभी यह शांति लाने की अपरिहार्य पुरुषत्व जैसी होती है। ऐसा कह रहा है, हम ऐसा कहते हैं बार बार कि हिंसा के माध्यम से जो है अशांति फैलती है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हिंसा के माध्यम से जो है, यानी हम हिंसा के माध्यम से शांति भी ला सकते हैं। यह तर्क दिया जा सकता है कि तानाशाहों और उत्पीड़कों को जबरन हटाकर ही उनको जनता को निरंतर नुकसान पहुंचाने से रोका जा सकता है। यानी हम हिंसा करेंगे, यानी हम आंदोलन के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से जो तानाशाही सरकार है, ठीक है, जो उत्पीड़न है, उनको हम जबरन हटाएंगे। यानी हमने हिंसा के माध्यम से उनको हटाया और फिर जो है हम अच्छी सरकार जब बनाएंगे तो अच्छी सरकार बना करके हम हमारे साथ जो अन्याय होता था या हमारे साथ जो अशांति हमारे देश में होती थी वो नहीं होगी। इसका मतलब अब शांति स्थापित होगी। यानी हिंसा के माध्यम से हम शांति स्थापित कर रहे हैं तो इसका मतलब हिंसा से हम शांति भी स्थापित कर सकते हैं। यानी इसके दोनों पक्ष हमें देखने को मिल रही हैं। या फिर उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति संघर्षों को हिंसा के कुछ इस्तेमाल के बावजूद न्यायपूर्ण ठहराया जा सकता है, लेकिन अच्छे मकसद से भी हिंसा का सहारा लेना आत्मघाती हो सकता है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हिंसा जो है ना मित्रों, हिंसा के माध्यम से हम शांति तो स्थापित कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने हिंसा का गलत सहारा लिया तो ये आत्मघाती होगा शामिल, यानी आत्मघाती साबित होगा ये। ठीक, एक बार शुरू हो जाने पर इसकी प्रवृत्ति नियंत्रण से बाहर हो जाने लगती है और इसके कारण ये अपने पीछे मौत और बर्बादी की एक श्रृंखला छोड़ जाती है। वही बात मित्रों कि जब हिंसा होती है ना, चाहे प्रथम विश्व युद्ध की बात करो या द्वितीय विश्व युद्ध की या किसी भी युद्ध की, चाहे भारत पाकिस्तान की बात कर लो या भारत और चीन की, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब हिंसा होती है ना तो मित्रों, जब फिर हम बात करते हैं ना तो मौतें इतनी होती है, नहीं इतने वहाँ पे जो है लोगों की हत्याएं होती है, लोगों इतनी मौतें होती है, लोग इतने शहीद होते हैं कि उनकी फिर हम गिनती नहीं कर सकते। यानी एक जो मानवता है ना, वो फिर मानवता वहाँ पे धराशायी हो जाती है। और शांति का मकसद लड़ाकों की क्षमता को कम करके आंकना नहीं, प्रतिरोध की अहिंसक स्वरूप पर बल देना है। वैसे संघर्षों का एक प्रमुख तरीका सविनय अवज्ञा है और उत्पीड़न की संरचना की नींव हिलाने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल होता रहा है। कह रहा है कि अगर मान लीजिए हमें संघर्ष भी करना है ना तो हम करेंगे सविनय अवज्ञा। यानी इस प्रकार हमने भारत में आज़ादी दिलाने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किया सन 1930 में। तो वही बात करें कि हम विनयपूर्वक हम जो है यहाँ पे सरकार की या किसी भी साम्राज्य की हो या किसी भी उपनिवेशवाद का हम जो विरोध करेंगे तो हम करेंगे सविनय अवज्ञा के माध्यम से। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रयोग एक प्रमुख उदाहरण है। गांधी जी ने न्याय को अपना आधार बनाया और विलायती शासकों के अंतःकरण को आवाज़ दी। जब उससे काम नहीं चला तो उन पर नैतिक और राजनीतिक दबाव डालने के लिए उन्होंने जन आंदोलन आरंभ किया, जिसमें अनुचित कानूनों को अहिंसक ढंग से खुलेआम तोड़ना शामिल था। उनसे प्रेरणा लेकर मार्टिन लूथर किंग ने अमेरिका में काले लोगों के साथ भेदभाव के खिलाफ 1960 में इसी तरह का संघर्ष शुरू किया है। मित्रों, बात कर रहे हैं यहाँ पे एग्जाम्पल आ रहा है हमारे भारत में, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसका यहाँ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जिस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह का जो
उपयोग किया, यानी सत्याग्रह की तकनीक गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इसका उपयोग किया था। ठीक है, तो उसी की बात करें कि हम सत्याग्रह के माध्यम से, हम शांति के माध्यम से हम जो है आंदोलन करेंगे, और अगर फिर भी नहीं बात बली तो हम जो है नैतिक माध्यम से या जो कानून है उसके माध्यम से हम जो है हम देश को आज़ाद कराएंगे, या किसी भी प्रकार की जो हिंसा है, यानी किसी भी प्रकार की जो हिंसा होती है ना, उस हिंसा को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। फिर आगे जाकर के गांधी जी के जो विचार थे, ठीक है, कि सत्याग्रह का, तो उसको मार्टिन लूथर किंग ने भी उपयोग किया अमेरिका में, और उन्होंने फिर जो है वहाँ पे भी संघर्ष शुरू किया। और मित्रों आगे देखो क्या कहता है, नागरिक अवज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचनाएं भी रास्ता दे सकती है, कभी कभार वे अपनी विसंगतियों की बहुत से ध्वस्त भी हो सकती है। यानी मित्रों जब फिर हम नागरिक अवज्ञा यानी जो संविधान अवज्ञा की हम बात करते हैं ना, कि हम जो है हम एक विनयपूर्वक आंदोलन करेंगे, तो उसके माध्यम से जो अन्यायपूर्ण संरचनाएं होती है ना, यानी कि जो अन्यायपूर्ण जो सरकारी काम करती है, जो अन्याय करती है, वो फिर समाप्त हो जाती है। और निरंकुश सोवियत व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है। पर ऐसे सुखद नतीजों की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपरिहार्य हो जाता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग है। यानी मित्रों बात फिर यहाँ पे फिर से कह रहे हैं क्या, कि जो हिंसा है ना, उस हिंसा का हम जो गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो हिंसा के माध्यम से अगर अपन शांति स्थापित कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका मतलब आप सही उसका उपयोग कर रहे हो, और आप उसको जो है गलत रूप में उसका उपयोग ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखते हैं। आगे के लेक्चर में हम फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे शांति और राज्य सत्ता के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मित्रों मेरी कंप्लीट भारत की जो राज्य व्यवस्था है, यानी इंडियन पॉलिटी के लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पर अपलोड हो रहे हैं रेगुलरली। आप उन लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। ठीक है, एक एक प्रावधान का डिटेल से मैंने वहाँ पर डिस्कशन किया है, चाहे किसी भी हम बात कर लें, चाहे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें, ठीक है, या फिर हम जो मूल अधिकारों की बात कर लो, संविधान की अपन बात करें, तो इन सभी से जितने भी संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो सभी मैं मित्रों डिटेल से वहाँ डिस्कशन करवा रहा हूँ। और कंप्लीट भारत की जो राज्य व्यवस्था है पूरी मेरी इंडियन पॉलिटी में आपके समक्ष, यानी इस चैनल पर मैं पूरी कंप्लीट करवाऊंगा। इसके अलावा एनसीईआरटी अपनी चल ही रही है। ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी हमने स्टार्ट कर दी है, 11th क्लास की हम कर ही रहे हैं, और मित्रों आने वाले समय में और भी सब्जेक्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से आपको जो है किसी भी प्रकार से किसी भी जो है टेंशन है आपकी, वो उसको आपको लेनी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।